हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉप परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास जो होने वाली है वो कुछ उन चुनिंदा प्रश्नों की होगी जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो आज की वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर भी कर देना। जिस भी साथी ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो आज फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि आज क्या है, अंतिम तिथि है आवेदन करने की। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट आप फॉर्म फिल जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी है। मूल कर्तव्य से एक प्रश्न आपका पूछा जाता है एग्जाम में, और आज की इस वीडियो में मूल कर्तव्य से जो जो प्रश्न पूछे जाएंगे सारे यहाँ पर कवर कर दिए जाएंगे। तो आप देख लीजिए फटाफट आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी है। ऑप्शन है 10, 11, 8, 7। तो सबसे पहले तो आप जानेंगे कि वर्तमान यानी वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है। ठीक है, तो जब भी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, तब आप टिक करेंगे 11 है। ठीक है, आगे पूछेगा आपसे कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी, तब आप टिक करेंगे 1 भी नहीं था। फिर आगे पूछेगा कि कब जोड़ा गया, तो इनको जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे वे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और कितने जोड़े गए थे, तब आप ध्यान रखेंगे उस समय 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया, तो समिति भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। किस भाग में आते हैं, तो आप इसको नोट कर लेना, ये भाग 4 का में आते हैं। और जब आपसे अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद में आते हैं, तब आप नोट कर लेना 51 का में ये आते हैं। किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो जब आपसे पूछे कि किस देश के संविधान से मूल कर्तव्य को लिया गया है, तब आप यहाँ पर लिख लेना सोवियत संघ, जिसको हम रूस के नाम से जानते हैं। तो ये आपको 11 मूल कर्तव्य है वर्तमान में, ये आपको ध्यान रखना है। मूल संविधान में 1 भी नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में इनका वर्णन है, और ये रूस के संविधान से प्रेरित है। तो जो भी मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा, आप इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। आज की क्लास का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। आपसे पूछा गया कि घुलने के आधार पर विटामिन के कितने प्रकार हैं। विटामिन से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर नोट करेंगे जो विटामिन है वो 2 प्रकार के बेसिकली होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका जल में घुलनशील, दूसरा होता है आपका वसा में घुलनशील। अब देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होंगे, तो आप ध्यान रखेंगे जल में घुलनशील विटामिन एक तो बी होता है और दूसरा आपका सी होता है। बचे हुए आपके वसा में घुलनशील विटामिन, तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से, एक तो ए होता है, के होता है, ई होता है और डी होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो बी और सी हैं। वसा में घुलनशील ए, के, ई, डी, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे विटामिन शब्द का जो प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो आप ध्यान रखेंगे फंक ने किया था। और ये कब किया था फंक ने, तो ये ध्यान रखेंगे 1902 में फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये विटामिन से आपका 2-3 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आप ध्यान रख सकते हैं रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का आपसे रासायनिक नाम पूछ सकता है, तो विटामिन बी का रासायनिक, बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें विटामिन में कई प्रकार के भी विटामिन पाए जाते हैं। हम यहाँ पर केवल विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसका क्या होता है, थायमीन होता है। क्या होता है, थायमीन होता है। ठीक है, आपसे विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछ सकता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 3-4 विटामिन जो आपको ध्यान रखना है। विटामिन 2 प्रकार के, वसा में घुलनशील, जल में घुलनशील। जल में 2 विटामिन घुलते हैं, बी और सी, और यहाँ पर 4 विटामिन घुलते हैं वसा में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। चलो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है। नृत्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं सारे इंपॉर्टेंट नृत्य आपको यहाँ पर करा देता हूँ, आप एक बार इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए केरल के पहले हम बात करेंगे, केरल में कौन कौन से लोक नृत्य वर्तमान में स्थित है। तो देखिए एक तो आपका मोहिनी अट्टम, कौन सा, मोहिनी अट्टम, केरल का फेमस डांस है। ठीक है, उसके बाद एक कथकली,
तो ये तो दो आप कहाँ पर नोट कर लें, केरल में। तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु देखिए तो भरतनाट्यम ये यहाँ का फेमस डांस है, तो आप इसको नोट कर लें। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका कौन सा, यक्षगान, ये कई बार पूछा गया, कर्नाटक में ये ऊपर उपलब्ध है, ठीक है। उड़ीसा की बात की जाए तो यहाँ पर ओडिया है, ठीक है, डांस का नाम है उड़िया, ठीक है। भारत में 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं, उनमें से उड़िया भी है, ठीक है। उसका देखिए गुजरात आपसे पूछा जाता है, गुजरात, तो गुजरात के कौन कौन से फेमस डांस हैं, एक तो डांडिया है, ठीक है, डांडिया। एक आपका इसमें कौन सा आता है डांडिया के बाद, ठीक है, एक तो डांडिया हो गया, गरबा हो गया, ठीक है, डांडिया, एक है गरबा, ये गुजरात के फेमस डांस है। महाराष्ट्र के फेमस डांस आप नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में देखिए 2 ज़्यादा फेमस होते हैं, एक तो लावड़ी और दूसरा आपका तमाशा, तो ये दोनों आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसका देखिए पंजाब के डांस आपसे पूछे जाते हैं, पंजाब और हरियाणा के सेम डांस हैं, तो पंजाब में देखिए आपका कौन कौन से होते हैं, एक तो गिद्दा होता है, ठीक है, भांगड़ा होता है, भांखड़ा, ठीक है, ये दो आपके यहाँ से हो जाते हैं। आप राजस्थान के नोट कर लें, राजस्थान में भी डांस पाए जाते हैं, एक तो आपका देखिए झूमर होता है, घूमर जिसको बोलते हैं घूमर, एक पनिहारी होता है, पनिहारी, ये दोनों आप यहाँ से नोट कर लें, ठीक है। उसका उत्तर भारत के नोट कर लें, उत्तर भारत में आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो आपका कौन सा है, कथक होता है। तो ये कुछ डांस है जो आप नोट कर लें। और यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 होती है, ठीक है। मणिपुरी जिसमें एक शास्त्रीय नृत्य है जो आपका मणिपुर से संबंधित है, तो आप इनको नोट कर लें। यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है, आपको आना है, ठीक है। चलिए मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा मैप के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। पहले तो इसको मैप में देखते हैं, इसकी कंडीशन कहाँ पर दर्शाई गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं विश्व के मैप में कि विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर विश्व की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है कैस्पियन सागर। देखो ये जो कंडीशन आपको दिख रही है ये आपके एशिया महाद्वीप में आती है और इसका नाम क्या है, तो आप उसको देख सकते हैं, इसका नाम है कैस्पियन सागर। कौन सी झील है ये, विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो लगभग 5 देशों की सीमा पर बसी हुई है। तो ये तो आपकी स्थिति हुई विश्व के मैप में। आप ये थोड़ा इसको और जो स्मॉल करके दिखा देते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, तो ये आपकी कैस्पियन सागर झील है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट झील है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपकी जो झील है ये कैस्पियन सागर है। अब हम इसको देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कैस्पियन सागर हो जाएगा। कैस्पियन सागर आपकी कहाँ पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं ये एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। चारों झीलों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुपीरियर झील को। ये संसार की सबसे बड़ी कैसी है, मीठे पानी की झील है ये, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संसार की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो टिक कर देना सुपीरियर झील। उसका पूछे विक्टोरिया झील, तो विक्टोरिया झील से देखिए एक ही क्वेश्चन पूछता है, एक तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, साथ ही साथ ये 3 देशों की सीमाओं पर स्थित है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। उसके बाद इससे नील नदी का उद्गम होता है। किस नदी का, नील नदी, और ये संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो विक्टोरिया झील से हुआ है। कैस्पियन सागर क्या है, संसार की सबसे बड़ी झील है। कैसी, सबसे बड़ी झील है ये। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी कौन सी है, कैस्पियन सागर है। वेकल झील आपकी रूस में पड़ती है। कहाँ पर है ये, रूस में आते हैं, और ये सबसे गहरी झील है। तो ये आपको चारों ध्यान रखना है, सबसे गहरी झील कौन सी है, तो आप नोट कर लेना। देखिए ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, इससे नील नदी का उद्गम होता है। ये संसार की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। और ये जो वेकल झील है ये संसार की सबसे गहरी झील है और ये आपके रूस देश में पाई जाती है। तो ये 4 आपकी झीलें थी, चारों आप अच्छे से समझ चुके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे कह रहा है संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। अच्छा क्वेश्चन है। पहले मैं इसको आपको मैप के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद हम इसको दोबारा से देखते हैं। देखिए ये आपका क्या बना हुआ है, ये आपका संसार का मैप बना हुआ है। हम एक एक महाद्वीप को कवर करेंगे और एक एक महाद्वीप में जो जो आपके मरुस्थल पाए जाते हैं उन सबको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर जो आपका मरुस्थल पाया जाता है इनका लगभग 18 से 20 देशों में। इस मरुस्थल का क्या नाम है, तो इस मरुस्थल का नाम है सहारा। क्या ये, सहारा। उसका देखिए यहाँ पर एक पाया जाता मरुस्थल, इस मरुस्थल का नाम क्या है, कालाहारी। कालाहारी में इंपॉर्टेंट मरुस्थल की बात करूंगा। ये हमारा भारत और पाकिस्तान है। यहाँ पर भारत पाकिस्तान पर कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ पाया जाता है
थार मरुस्थल। ठीक है, तो ये तीनों आपको अकॉर्डिंग ध्यान रखने हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप आइए, ये वाला जो पार्ट है आपका दक्षिणी अमेरिका का, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट पर कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो पाया जाता है उसका नाम है अटाकामा। कौन सा? अटाकामा। और ये संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। संसार की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? थार के मरुस्थल में। एक मरुस्थल आपका ये पाया जाता है। ठीक है, इस मरुस्थल का क्या नाम है? तो इस मरुस्थल का नाम है गोबी का मरुस्थल। और ये आपका जो गोबी का मरुस्थल है ये आपका मंगोलिया में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 मरुस्थल थे जो आपको ध्यान रखने हैं। आइए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है कि संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए, फटाफट बताइए कौन सा हो जाएगा। तो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल हो जाएगा आपका अटाकामा का मरुस्थल। और अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पड़ता है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पर? दक्षिणी यूएसए में पड़ता है। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में कह सकते हैं, यूएसए ना कह के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका। अब दक्षिण अमेरिका में भी कहाँ पड़ता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये चिली वाले पार्ट पर पड़ता है, जो चिली देश है उस वाले पार्ट पर पड़ता है। थार का आपसे मरुस्थल पूछे कहाँ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, भारत और प्लस पाकिस्तान, इन दोनों देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। गोबी का मरुस्थल आपसे पूछा जाता है, मंगोलिया में पाया जाता है, मंगोलिया में। ठीक है, आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप नोट कर लें। सहारा का मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ पर? तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी वाले पार्ट में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल आपका कौन सा हो जाएगा? अटाकामा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, वेल्ड घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? अच्छा प्रश्न है। पहले तो अपन लोग मैप के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी स्थिति कहाँ पर है कौन से घास के मैदान की। तो आइए दोबारा से दोस्तों देखते हैं, घास के मैदान की तरफ चलेंगे। देखिए ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है डाउन्स। क्या है? उस घास का मैदान का नाम है डाउन्स। ये आपका देखिए दक्षिणी अफ्रीका है, और इस दक्षिणी अफ्रीका में जो घास का मैदान पाया जाता है उसका नाम है वेल्ड। कौन सा? वेल्ड। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमारा अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसका नाम है पंपास। कौन सा आपको ध्यान रखना है? पंपास। ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है, और यहाँ पर जो पाया जाता है उसका नाम है पेरीज। कौन सा? पेरीज। ये 4-5 जो घास के मैदान आपको ध्यान रखने हैं। ये आपका एशिया वाला पार्ट है, ये जो यूरोप वाला पार्ट है, यहाँ पर कौन सा पाया जाता है? तो यह पाया जाता है स्टेपीज। स्टेपीज यूरोप और एशिया वाले पार्ट में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा कौन सा पार्ट है? अफ्रीका का, यहाँ पर पाया जाता है आपका शवाना, शवाना घास का मैदान। तो ये कुछ घास के मैदान, वैसे यहाँ पर पंपास, कैंपास, सेल्पास, यहाँ पर 4-5 घास के मैदान पाए जाते हैं। आपसे देखिए क्या ये जो 4-5 आपको देख रहे हैं, डाउन्स, वेल्ड, शवाना, स्टेपीज, पेरीज और पंपास, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार एग्जाम पूछे जाते हैं कौन सा घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है। अब चलिए मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन में आपको एक एक चीज क्लियर करके बताता हूँ कौन सा घास का मैदान किस प्रकार है। ठीक है, वेल्ड घास का मैदान आपसे पूछा, तो वेल्ड तो आपका कहाँ हो जाएगा? ये दक्षिणी अफ्रीका वाले पार्ट में हो जाएगा, इसका तो आंसर ही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया मैंने अभी आपको क्या बताया था, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में आपको पता ही वेल्ड पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, केवल दक्षिण अफ्रीका में पूछे तो वेल्ड पाए जाते हैं, अफ्रीका में पूछे तो कई सारे पाए जाते हैं वेल्ड। ठीक है, अर्जेंटीना में आपको मैंने भी क्या बताया था, पंपास हो जाएगा, पंपास। और उत्तरी अमेरिका में आपका क्या हो जाएगा? तो प्रेरीज हो जाएगा, प्रेरीज हो जाएगा। तो ये 4 घास के मैदान 4 देश हुए, 4 महाद्वीप वहाँ से आपके कवर हो जाते हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, छठा प्रश्न, संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा मैप के माध्यम से समझेंगे कि कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है, जिससे कि जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए आपका क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे लंबी पर्वत श्रेणी को लेकर। तो जो आपने ये वाला जो पार्ट देखा था दक्षिणी अमेरिका वाला, ये संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है। और इस पर्वतमाला में ही देखिए आपका संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल पाया जाता है, और संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला का नाम आपसे पूछा जाए तो इस पर्वतमाला का नाम है एंडीज। क्या है? एंडीज। तो संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ हुई? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये जो संसार की सबसे पर्वत लंबी माला है इसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ पर है ये? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और संसार की जो सबसे लंबी पर्वतमाला पाई जाती है जो जिसका नाम है एंडीज, ये आपकी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ये वाले पार्ट, ये संसार की
एक और पर्वतमाला है जिसका नाम है हिमालय। क्या नाम है ये? हिमालय। तो आप ध्यान रखेंगे हिमालय कहाँ पाया जाता है? भारत और चीन के बीच में हिमालय पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ पाई जाती हैं, आल्पस, यूराल पर्वत वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। आल्पस और यूराल पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी पर्वतमालाएं पाई जाती हैं। पर आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया? संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो आप ध्यान रखेंगे उस पर्वतमाला का नाम है एंडीज पर्वतमाला, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चिली देश पर बसी हुई है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। जैसे संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला आपसे अगर पूछी गई है तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है। नाम क्या है उसका? तो नाम याद रखेंगे, उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। एशिया महाद्वीप की आप सभी को पता है हिमालय हो जाएगी, यूरोप महाद्वीप की आल्पस हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको तीनों चीज़ें याद रखनी, कौन से महाद्वीप में कौन सी सबसे लंबी पर्वतमाला है और उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है। आइए दोस्तों, संसार के सबसे लंबी नदी का उद्गम हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था जब झील वाले क्वेश्चन आया था कि संसार के सबसे लंबी नदी का उद्गम हुआ है, तो एक झील से हुआ है, जिस झील का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, मानसरोवर झील, विक्टोरिया झील या भूमध्य सागर। तो देखिए भूमध्य सागर से किसी नदी का उद्गम नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। भूमध्य सागर से किसी नदी का उद्गम नहीं होता, कैस्पियन सागर से भी किसी नदी का उद्गम नहीं होता। मानसरोवर झील और आपकी विक्टोरिया झील, यहाँ से कई सारी नदियों का उद्गम हुआ है। तो मानसरोवर से बेसिकली दो नदियों का उद्गम होता है। उन दो नदियों में एक तो आपकी कौन सी है यहाँ पर, तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो आपकी नदी है ब्रह्मपुत्र, और ये नदी कई बार पूछी गई है, ब्रह्मपुत्र। और दूसरी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो दूसरी नदी हो जाएगी यहाँ से आपकी सिंधु नदी। इन दोनों का उद्गम कहाँ से हुआ है? मानसरोवर झील के पास चेमांग युंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। दोनों की लंबाई लगभग समान है, दोनों नदियाँ अपोजिट दिशा में प्रवाहित होती हैं। उसके बाद बात करेंगे विक्टोरिया झील को लेकर। तो विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। किस नदी का? नील नदी का उद्गम होता है। और विक्टोरिया झील से नील नदी निकलने के बाद जो इसका मोहाना बनता है, मोहाना, ठीक है, ये मोहाना इसका कहाँ बनता है? तो आप ध्यान रखेंगे ये मोहाना आपका भूमध्य सागर में बनता है। आइए थोड़ा मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं और आप समझ लेंगे एक बार, तो आपका कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। आइए देखते हैं कि मैप के माध्यम से किस प्रकार से नदी का उद्गम होता है और किस प्रकार से प्रवाहित होती है। देखिए आपकी जो विक्टोरिया झील है वो आपकी ये विक्टोरिया झील है, ठीक है। और ये आपका क्या है? तो ये आप ध्यान रखेंगे ये आपका भूमध्य सागर है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका भूमध्य सागर है, ये सारा कुछ, ठीक है। यहाँ से नदी निकलती है, इस तरीके से प्रवाहित होती है और मिस्र में होती हुई, इसीलिए नील नदी का वरदान किसको कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है। इस तरीके से नदी बहती हुई भूमध्य सागर में जाकर अपना मोहाना बना देती है। अब आपसे दो प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। जब उद्गम आपसे पूछे जाए तब आप इसको टिक कर देना कि विक्टोरिया झील से हुआ है। कहाँ से हुआ दोस्तों? विक्टोरिया झील से हुआ है, ठीक है। विक्टोरिया झील कितने देशों की सीमा पर है? तो 3 देशों की सीमा पर है। वो 3 देश आपसे पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे पहला देश आपका केन्या, दूसरा देश आपका तंजानिया, एग्जाम में प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया, ठीक है। और तीसरा देश आपका युगांडा। तो युगांडा, केन्या, तंजानिया, ये 3 देश हैं जो भूमध्य विक्टोरिया झील के आसपास बसे हुए हैं। विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है और ये नदी आपकी प्रवाहित उत्तर दिशा में होते हुए भूमध्य सागर में अपना मोहाना बना देती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विक्टोरिया झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विक्टोरिया झील हो जाएगा। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम यहीं से होता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मैं आपको नोट करा दूंगा, आप एक बार उनको देख लेना, ठीक है। क्या कह रहा है? 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, जनसंख्या दिवस, थल सेना दिवस या विश्व वानिकी दिवस? तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे पर्यावरण दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को ये दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस की बात की जाएगी तो ये आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। थल सेना दिवस की बात की जाएगी तो ये आपका प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे 15 जनवरी को। विश्व वानिकी दिवस की बात की जाएगी तो ये 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। तो ये 4 दिवस हुई, 4 दिवस आप याद रख लेना, सारे दिवस इंपॉर्टेंट है। एक दिवस और आपसे पूछ सकता है 16 सितंबर, 16
सितंबर, ये कोई एग्जाम में कई बार पूछा गया है, 16 सितंबर। और इस 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे ये ओजोन परत वाला दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। तो ये 5-6 दिवस है, आपको याद रखने, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 15 जनवरी को आपसे पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थल सेना दिवस। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आप देख लीजिए कौन सा है, भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख दिया गया है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप संविधान के भाग, संविधान का अनुच्छेद, संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान में स्रोत, आप अगर इतना याद रख लेते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। आपसे एग्जाम में पूछा गया है, देखिए कि भारतीय संविधान के किस भाग में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। क्या पूछा गया आपसे, किस में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, फटाफट बता दीजिए राजभाषा का उल्लेख किसमें किया गया है। भाग 15, 17, 18 या 20 में, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भाग 15, 18, 20 या 21 किस में किया गया है राजभाषा का उल्लेख। देख लीजिए फटाफट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका आंसर कि राजभाषा का उल्लेख किस में किया गया है। देखिए भाग 15 की बात की जाएगी तो भाग 15 में किसका उल्लेख है, तो भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। भाग 17 की बात की जाएगी तो भाग 17 में किसका उल्लेख है, राजभाषा का उल्लेख है। किसका, राजभाषा का भाग 17 में उल्लेख है। भाग 18 की बात की जाएगी तो आपातकाल का उल्लेख है। किसका, आपातकाल का, आपात उपवन कह सकते हैं, आपात काल भी कह सकते हो इसको, ठीक है। भाग 20 की बात की जाए तो इसमें संविधान संशोधन दिया गया है। क्या दिया गया है, संविधान संशोधन की बात की जाए तो किसमें दिया गया संविधान संशोधन, तो भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट और भी, जैसे भाग आपसे 2 पूछ सकता है, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता है, नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 में आपसे पूछ सकता है कि भाग 3 में किसका उल्लेख है, तो भाग 3 में आपका क्या है, मूल अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार दिया गया है भाग 3 में, ठीक है। भाग 4 में पूछ सकता है आपसे, भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में DPSP दिया गया है। भाग 5 में आपसे पूछ सकता है, भाग 5 में क्या है, तो भाग 5 में संघ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको भाग याद रखने, किस भाग में किस चीज़ का उल्लेख है। राजभाषा का उल्लेख किस में दिया गया है, तो भाग 17 में दिया गया है। मूल संविधान में जहाँ पर 14 भाषाएं थी, वर्तमान में भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न अच्छा है, आप देख लीजिए एक बार क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू या राजा राम मोहन राय। तो आपसे ये पार्टी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। सबसे पहले तो समझेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी जो डेट आप याद रखेंगे 1923 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो एक व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू और इनके साथ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास, जिनको हम CR दास के नाम से जानते हैं, चित्तरंजन दास। तो इन दोनों व्यक्तियों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सुभाष चंद्र बोस की एक पार्टी का नाम पूछा जाता है, इन्होंने स्थापना की थी फॉरवर्ड ब्लॉक। किसकी, फॉरवर्ड ब्लॉक की। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राजा राममोहन राय ने भी कई संस्थानों की स्थापना की थी। तो अब इनके संस्थानों की, जितनी भी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, कि किस व्यक्ति ने किसकी स्थापना किस सन में की, ये सारी चीज़ आप एक बार देख के जाना एग्जाम में, क्योंकि आपका क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए ये वाला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। बताइए फटाफट, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत को पूरा यहाँ पर कवर करेंगे अच्छे तरीके से। जिस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों के यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। फटाफट बताइए किस प्रकार से प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। तो आइए दोस्तों जानते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो उस व्यक्ति का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था। वो 5 वंश कौन कौन से थे, तो आप यहाँ पर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर जो 5 वंश थे वो कौन कौन से थे। तो आपका पहला तो हो जाएगा गुलाम वंश, जिसको मामलुक वंश के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा खिलजी वंश, तो ये आप ध्यान रखना खिलजी वंश, ठीक है। तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, इंपॉर्टेंट है ये,
तुगलक वंश, चौथा हो जाएगा शैयद वंश, ठीक है, और पांचवा हो जाएगा आपका लोधी वंश। तो ये 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ये 5 वंश आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। खिलजी वंश की स्थापना खिज्र खां के द्वारा की गई थी। तुगलक वंश की स्थापना आपको तुगलक के द्वारा की गई थी। शैयद वंश की खिलजी वंश की स्थापना थी वो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और तुगलक वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन, फॉर एक सेकंड इनका नाम तुगलक वंश का, देखिए मेरे दिमाग से उतर गया, कोई दिखना आप एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, इसकी खिज्र खां के द्वारा की गई थी। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखना है, किस वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। वास्तविक संस्थापक जब इसमें पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप इसको याद रखेंगे इल्तुतमिश। देखिए तुगलक वंश का मेरे दिमाग से उतर गया कौन था संस्थापक, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार देख लेना, ठीक है। मैं बता दूंगा अगर मेरे को याद आता है तो, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बंदरगाहों से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर बंदरगाह सारे कंप्लीट करा देता हूँ, जो बंदरगाह आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हम मानते हैं हमारा भारत का मैप है, और बंदरगाह जहाँ भी मिलेंगे वो आपका तटीय पार्ट होगा, वहाँ पर आपके बंदरगाह पाए जाते हैं। तो देखिए भारत में कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो कुल बड़े बंदरगाहों की संख्या वर्तमान में 13 है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक आपका पड़ता है देखिए यहाँ पर कच्छ की खाड़ी में, जिसका नाम है कांडला। क्या नाम है, कांडला, और इसका वर्तमान नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दूसरा आपका पड़ता है यहाँ पर मुंबई बंदरगाह, तो ये आप ध्यान रखेंगे मुंबई। तीसरा आपका यहाँ पर महाराष्ट्र में न्यावा शोभा बंदरगाह, न्यावा शोभा बंदरगाह, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर आपका पड़ता है न्यू मंगलोर बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ठीक है, एन्नोर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, विशाखापट्टनम, पारादीप, उसके बाद हल्दिया या इसको हम कह सकते हैं कोलकाता बंदरगाह। एक आपका यहाँ पड़ता है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो ये 13 बड़े बंदरगाह हैं, आप इन 13 को नाम याद रख सकते हैं, कौन सा बंदरगाह कहाँ पाया जाता है। मैं दोबारा से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, ठीक है, न्यावा शोभा बंदरगाह, मारमा गोवा बंदरगाह, न्यू मंगलोर बंदरगाह, कोचीन बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तूतीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, यहाँ पर आपका देखिए पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, विशाखापट्टनम, पारादीप, और यहाँ पर आपका हल्दिया या इसको हम कोलकाता बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए अब यहाँ से हम इन क्वेश्चनों को कवर करेंगे कि आपके एग्जाम में प्रश्न में पूछा क्या जाता है। आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, तो जब सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। सबसे गहरा बंदरगाह पूछा जाए तो सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। तो ये आपको बंदरगाह वाले इंपॉर्टेंट सारे याद रखने। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। कई बार एग्जाम में संयुक्त राष्ट्र संघ से तो प्रश्न आना ही आना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इसकी स्थापना की, कि स्थापना इसकी कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो इसकी स्थापना की डेट आपसे पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आप इसको नोट कर लेना। इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। और ये गुटेरेस कहाँ के हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं ये, पुर्तगाल के। इसके वर्तमान में 6 अंग हैं, वो 6 अंग कौन कौन से हैं, तो देखिए आपको तो सचिवालय हुआ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, सुरक्षा परिषद हुई, प्रन्यास परिषद हुई, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हुई। तो इस प्रकार से इसके कुल 6 अंग हैं। इसका मुख्यालय जब आपसे पूछा जाए, ये कई बार पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखेंगे ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में ये कितने मंजिला है, तो आप याद रखेंगे 39 मंजिला है। कितने भूमि पर बना हुआ है, 17 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। किस द्वीप पर बना हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। किस द्वीप पर है, तो मैनहट्टन द्वीप पर बना हुआ है। इसके कुल कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। एक क्वेश्चन और बचा हुआ इसी के बाद, टोटल 15 क्वेश्चनों की बात की थी, टोटल 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन दिया गया है। तो बताइए फटाफट, वित्तीय आपात का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। 352, 356, 360 या 368 में। तो पहले तो समझेंगे वित्तीय आपात। वित्तीय आपात का अर्थ होता है धन से संबंधित आपातकाल की स्थिति पैदा होना। आपातकाल भाग संविधान में कितने में दिया गया था, संविधान के भाग 18 में दिया गया था। इनको कहाँ से लिया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल हैं।
एक आपका लगता है 352 के अकॉर्डिंग, दूसरा लगता है 356 के अकॉर्डिंग और तीसरा लगता है 360 के अकॉर्डिंग। 352 में कौन सा है तो आप ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय आपात की बात हो रही है, राष्ट्रीय आपात यहाँ पर लगेगा। ये आपका राष्ट्रपति शासन लगेगा, कौन सा, राष्ट्रपति शासन लगेगा। और यहाँ पर आपका कौन सा लगेगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये वित्तीय आपात लगेगा। 368 में क्या है तो आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर संविधान संशोधन का वर्णन दिया गया है। संविधान संशोधन का वर्णन किस में दिया गया है तो संविधान संशोधन का वर्णन दिया गया आपका 368 में। अगर आपसे भाग पूछता है कि किस भाग में दिया गया है तो भाग 20 में दिया गया है। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है तो आप ध्यान रखेंगे ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। किससे, दक्षिण अफ्रीका देश से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। तो ये तो थे दोस्तों आज की क्लास के 15 इंपॉर्टेंट संविधान, जीएस, हिस्ट्री सभी के मिक्स क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन से आसानी से बन जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट हो तो। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार का वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।